हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत है उसमें हम मैथ्यू अर्नोल्ड को देखेंगे। उनसे संबंधित हम 70 एमसीक्यू है इसमें देखेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं इनके जो सिद्धांत हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न जो है वो आने की संभावनाएँ बनती है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है? ये जो हमारा पीडीएफ है, मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा पीडीएफ है, ये पेड ग्रुप का पीडीएफ है, ठीक है? हमारा जो ये जो पेड ग्रुप चलता है, जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का, उसका ये पीडीएफ है, तो मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये इनका जो सिद्धांत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। काव्य आलोचना सिद्धांत। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इनका सिद्धांत कौन सा है। तो ये काव्यों की आलोचना करते हैं। काव्य मतलब कविता। कविता की आलोचना करना कि कविता आखिर कैसी है, एक जो आलोचक होता है उसका क्या गुण होना चाहिए, इन सब पे बात करते हैं। एक कवि है, उसका क्या काव्य प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन मतलब उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कविता लिखने का। जो कविता है उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इन सब पे वो बात करते हैं। ठीक है। इनकी जो कुछ किताबें हैं जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बनती हैं, तो निबंधों का इनका संग्रह है, उनको कहा जाता है एसेज इन क्रिटिसिज्म। ठीक है। इनकी कुछ किताबें हैं जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। डोब बिच, द स्कॉलर गिप्सी, साइसिस, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डोगमा, द स्टडी ऑफ पोएट्री। यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है। अर्नोल्ड जो है वो गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं हैं, उनमें वो जीवन के आलोचक रहे हैं। ठीक है। इन्होंने कहा है कि काव्य जो है वो जीवन की आलोचना है। यह सवाल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ये 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े समीक्षकों में से आते हैं। इस इनके संदर्भ में स्कॉट जेम्स ने कहा है कि इस देश में अर्नोल्ड की स्थिति वैसी ही है जिस समय यूनान में अरस्तु की थी। मतलब तुलना इनकी अरस्तु से भी कहा गया है। और इन्हें उसी तरह से डेविड डेसेज हैं, उन्होंने इन्हें आधुनिक युग का महान आलोचक कहा है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़े आलोचक हैं। ठीक है। युगीन परिस्थितियां क्या थी जिन समय इन्होंने अपनी आलोचना देना आरंभ किया, तो वो स्वच्छंदवादी आंदोलन का समय था। स्वच्छंदवादी आंदोलन कहने का अर्थ हुआ यह 18वीं शताब्दी के आसपास का एक समय था जब यूरोप में स्वच्छंदवादी आंदोलन चल रहा था। इसमें क्या था कि जो राइटर्स थे, जो साहित्यिक रचनाएं होती थी, उनमें इनका जो मेन फोकस होता था वो होता था कि यह जो आंदोलन था वो भावनाओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रकृति की प्रशंसा और अतीत तथा परमात्मा की महिमा पे जोर देता है। यह जो था वो औद्योगिक क्रांति और प्रबोध युग जो था, और जो उस पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, इसके प्रति ये प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ हुआ था। ठीक है। उसके विरोध में ये आरंभ हुआ था। स्वच्छंदवाद होता है, इसमें प्रकृति के प्रति गहरी प्रशंसा होती है, व्यक्ति की भावना और कल्पना पे इसमें जोर दिया जाता है, और अलौकिक और विदेश के प्रति आकर्षण इसमें दिखाई देता है। ठीक है। ये हमारा विषय नहीं है, मैंने आपको बस इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इनका एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि कविता जो है वो भावनाओं का सहज उछलन है। ये पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि काव्य जो है और जो धर्म है, ये विज्ञान का स्थान नहीं ले सकता। काव्य जो है वो धर्म का ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी स्थान ले सकता है, क्योंकि काव्य का प्रयोजन है वो केवल आनंद ही नहीं, जीवन की आलोचना या व्याख्या भी है। ये कथन आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने आलोचना के 3 सिद्धांतों से अवगत कराया है। ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों मिल जाएंगे। जब आप पीडीएफ लीजिएगा तो वहां इसको पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हिंदी आलोचकों में जो व्यक्तित्व आचार्य शुक्ल का है, वही जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड का देखने को मिलता है। दोनों जो है वो मानव जीवन को लेकर साहित्यिक आलोचना का मानदंड निर्धारित करते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। मैथ्यू अर्नोल्ड को साहित्य उन्नति और परिष्कार का साधन मानते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति का उन्नति और परिष्कार जो है उसका साधन क्या है, तो उसका साधन काव्य है। ये उनका कहना है। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो आलोचना है उसका उद्देश्य
वो कहाँ फोकस करते हैं, तो वो मध्यम वर्ग है वहां पे फोकस करते हैं। वर्गों को 3 टाइप से उन्होंने बांटा है। पहला बोला है उच्च वर्ग, दूसरा बोला है मध्य वर्ग और तीसरा बोला है नीच वर्ग। तो नीच वर्ग उतना समझदार नहीं है कि उनको वो मतलब काव्य पढ़ सके और इस पे अपना निर्णय ले सकें और समाज को सुधार सकें। और उच्च वर्ग जो है वो क्या कर रहा है, वो पैसे कमा के विलासिता में चला गया है, भोग विलासिता में चला गया है। तो इसीलिए उनका टारगेट मेन कहाँ रहा, उन्होंने टारगेट किया है मध्यम वर्ग पे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्नाल्ड की जो आलोचना है उसका उद्देश्य है संस्कृति का उत्थान करना। ऐसे स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ वो पूछ सकते हैं। आलोचक के 3 गुण होने चाहिए, उनके अनुसार आलोचक का 3 गुण होने चाहिए कि आलोचक का कर्तव्य है कि वो विषय को बखूबी समझे, जो है उसी को समझे, एज इट इज समझे, अपना ज्ञान ना लगाए। आलोचक का दूसरा कार्य होता है कि वो दूसरों तक पहुंचे, जिससे जो अच्छे विचार हैं उनका वो प्रसार हो सके। ठीक है, ऐसा करके ही आलोचक जो है वो एक अनुकूल वातावरण और उर्वर भूमि तैयार कर सकता है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि एक आलोचक जो होता है वो रचनात्मक प्रतिभा के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि तैयार करे, ताकि अवसर और अनुकूल समय मिलते ही साहित्यकार जो होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं वो सृजनात्मक साहित्य की लहलहाती फसल जो है वो पैदा कर सके और समाज का कल्याण कर सके। तो ये आलोचक का इतना महत्वपूर्ण स्थान वो देते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार आलोचक के गुण क्या होना चाहिए, तो उसे विद्वान होना चाहिए। ठीक है, उसे विद्वान होना चाहिए, वो जिज्ञासु होना चाहिए, उसका जो सामाजिक चेतना, विवेक, उदार धार्मिक दृष्टिकोण, ये सब उसका होना चाहिए। आलोचक का निष्पक्ष होना जरूरी है। आलोचक के लिए टच स्टोन थ्योरी उन्होंने दी है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टच स्टोन थ्योरी किसने दी है, तो ये जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी है। इस संदर्भ में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि समय उतना नहीं है। द स्टडी ऑफ पोएट्री इनकी किताब है, ये आप याद रख लोगे। दो चार पंक्तियों के आधार पर कोई साधारण कवि भी उत्कृष्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि टच स्टोन थ्योरी के अनुसार कि दो चार पंक्तियां पढ़ लिए और कहेंगे कि वो कवि जो है वो उत्कृष्ट है। जैसे कोई एक्टर की एक मूवी हिट हो गई तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक्टर एक्टिंग सही करता है। हो सकता है कि उस परिस्थिति में वो एक्टिंग सही करता है जिस परिस्थिति में वो मूवी बनाई गई थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तुलनात्मक आलोचना पद्धति इन्होंने ही दिया है। तो काव्यों की काव्यांशों की परस्पर तुलना की वो बात करते हैं कि तुलना होनी चाहिए। ठीक है, आलोचक के ये 3 प्रकार मानते हैं: ऐतिहासिक आलोचक, व्यक्तिगत आलोचक और वास्तविक आलोचक। जिनमें वास्तविक आलोचक पे वो बात करते हैं, डिटेल से मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो काव्य में जीवन का चित्रण होना चाहिए, यही बात करते हैं। यदि वो उसमें जीवन का चित्रण नहीं हो तो वो मतलब कि सबसे पहला तो वो नैतिक होना चाहिए और दूसरा काव्य में जीवन का चित्रण होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। और कुछ क्या जानना है आपको, तो देख लेता हूँ कहाँ कहाँ हाईलाइट है। जीवन में उदात्त और गंभीर विचारों का शामिल करना और उनका उपयोग करना आना चाहिए। एक जो काव्य में जीवन की आलोचना है, इसके अनुसार अर्नोल्ड कहते हैं कि जीवन की आलोचना का अर्थ वह होता है कि जीवन में उदात्त और गंभीर विचारों का शामिल हो जाए, उसका उपयोग समाज की भलाई भलाई के लिए किया जा सके। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। काव्य का प्रयोजन वो क्या मानते हैं, तो काव्य का प्रयोजन मतलब उसका क्या काम है, क्यों हम लिख रहे हैं काव्य, उसी को प्रयोजन बोलते हैं। काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य लक्षण, इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं और मैंने पीडीएफ भी ऑलरेडी सेंड कर दिया है पेड ग्रुप में। तो पाठकों को पहला तो पाठकों को ज्ञान जो लिखा हुआ है वो ज्ञान होगा, ज्ञान में वृद्धि हो और इसके साथ ही उसको आनंद भी मिले। वो ज्यादा फोकस करते हैं उत्कृष्टम आनंद प्रदान करने की, कि कवियों को जो पाठक है उसको आनंद मिलना चाहिए। तो ये काव्य का प्रयोजन है। काव्य का विषय क्या होना चाहिए, तो विषय गहन तीव्र भावों की अभिव्यक्ति करने की संभावना होनी चाहिए। ऐसे विषयों को वो चुने, कवि जो होते हैं वो उस पे बात करते हैं। अब हेतु क्या होना चाहिए, ठीक है, काव्य का हेतु क्या है, तो कवि की शक्ति या जन्मजात प्रतिभा ही काव्य का मूल हेतु माना है उन्होंने। उन्होंने माना है कि कवि जो होता है वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति में ये संभावनाएं नहीं होती है। तो काव्य जो होता है उसका मूल हेतु किसने उन्होंने माना है कि जन्मजात प्रतिभा होती है कविता में। अर्नोल्ड को जो उनका कहना है कि अध्ययन को भी अर्नोल्ड काव्य रचना हेतु स्वीकार करते हैं। तो मेन फोकस उन्होंने प्रतिभा को माना है, जन्मजात प्रतिभा की
व्यक्ति है उसमें जन्मजात प्रतिभा होती है और दूसरा उन्होंने अध्ययन से भी प्रतिभा आ सकती है, यह भी बात कही है। इस संदर्भ में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन पहले भी कर दिया है। कवि का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? तो उसमें ज्ञान, गहरी समझ होनी चाहिए, गहरी बुद्धि होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए और विनोदशीलता, ये सब गुण एक जो कवि है उसमें होनी चाहिए। उनकी शैली क्या है? तो वो गद्य और पद्य जो शैली है उसमें बात करते हैं। वो कहते हैं कि पोज़ कैनॉट हैव द पावर ऑफ वर्स। जो गद्य होते हैं उसमें पद्य की शक्ति नहीं आ सकती है, ये उनका कहना है, निष्कर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो हमने थ्योरी का पूरा पार्ट देख लिया, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको वो जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आप पीडीएफ को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ में आपको नोट्स एंड जो थ्योरी वाले जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथ्यू अर्नोल्ड का जो साहित्य सिद्धांत है उसका मेन मोटो क्या है, उसका प्रमुख जो क्या है? तो वो सांस्कृतिक आलोचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नैतिक आलोचना नहीं, प्रभाववाद नहीं, संरचनावाद नहीं, वो सांस्कृतिक आलोचना करते हैं। अनरोल्ड ने इस कृति में साहित्य के महत्व पर जोर दिया है। तो वो द हिस्ट्री बोल रहा हूँ, द स्टडी ऑफ पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर होगा, द स्टडी ऑफ पोएट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना, नैतिक शिक्षा देना, सांस्कृतिक विकास करना या फिर राजनीतिक जागरूकता प्राप्त करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पे यदि बात करें तो वो सांस्कृतिक विकास पे बात करते हैं। वो नैतिक शिक्षाओं पे भी बात करते हैं लेकिन उतना भी नहीं बात करते। वो मनोरंजन पे भी बात करते हैं लेकिन उतना भी नहीं करते। सबसे ज्यादा करते हैं वो सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, क्योंकि नैतिक शिक्षा आप देते हो तो वो उसका मोटो ही होता है कि सांस्कृतिक विकास हो सके। अर्नोल्ड के अनुसार कविता का क्या महत्व है? तो यह सामाजिक समस्या का समाधान करता है, यह मानव अनुभवों की अभिव्यक्ति है, यह वैज्ञानिक सत्य का प्रतिबिंब है। तो मानव जो अनुभूति है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने साहित्य आलोचना में किसका समर्थन किया है? नैतिक मूल्यों का, ऐतिहासिक का, व्यक्तिगत या फिर सांस्कृतिक? तो उन्होंने नैतिक मूल्यों का समर्थन किया है कि नैतिक मूल्यों में यदि कुछ सुधार साहित्य कर पाता है तो वो बखूबी उसको करना चाहिए। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार क्रिटिसिज्म का क्या महत्व है? आलोचना का क्या महत्व है? तो आलोचना का उनका महत्व है कि यह रचनाकार के जीवन का अध्ययन करता है, यह साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का विश्लेषण करता है, यह समाज और नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करता है। तो यही तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सातवां नंबर, मैथ्यू अनरोल के साहित्य आलोचना के लिए कौन सी पद्धति का समर्थन किया है? तो उन्होंने टच स्टोन थियरी दिया था, संरचनात्मक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति या फिर तुलनात्मक पद्धति। तो तुलनात्मक उन्होंने कहा था कि कोई एक कवि की आप रचना लीजिए और उसकी तुलना कीजिए। जैसे आप किसी की तुलना कर रहे हो तो वहां पे जैसे कि अ, क्या उदाहरण स्वरूप आपको दे दूं, जैसे आप मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को आलोचना कर रहे हैं तो उसकी तुलना आप तुलसीदास से कर लीजिए। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास का जो गीतावली है, तुलसीदास की गीतावली जो है उसकी आलोचना आप इसके उदाहरण के स्वरूप आप आलोचना कर सकते हैं कबीर की, ठीक है, सूरदास की। ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये उदाहरण स्वरूप मैं यही बता रहा था। अनरोल्ड के जो सर्वश्रेष्ठ कविता का महत्व क्या है? अनरोल्ड के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कविता क्या कहलाती है? तो यह मानव की सर्वोच्च सत्य का प्रतिनिधित्व करती है? नहीं। यह लेखक की प्रसिद्धि का मानक है? ऐसा भी नहीं। पाठकों की पसंद का प्रतिबिंब है? यह समाज की नैतिक मानदंड का पालन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। समाज में सर्वोच्च जो सत्य है उसका यह प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। 3 प्रकार के आलोचना की बात मैंने कही थी ना, तो उसमें जो वास्तविक होता है, तो वही वाली बात यहाँ हो रही है। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार साहित्यिक रचना का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो उसके नैतिक मूल्यों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। 10वां नंबर का सवाल है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने साहित्यिक आलोचना में किस तत्व को सबसे अधिक महत्व दिया है? तो वो नैतिकता को मानते हैं, जिससे सांस्कृतिक विकास हो सके। ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह नैतिक सुधार लाता है, यह वैज्ञानिक जागरूकता लाता है, यह राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि यह धार्मिक विश्वास को मजबूत कर रहा है। तो वो नैतिकता में सुधार लाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार सर्वश्रेष्ठ साहित्य का क्या गुण होना चाहिए? तो वह सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का पालन करे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर होना चाहिए। मैथ्यू अर्नोल्ड ने साहित्यिक आलोचना में किस सिद्धांत का विरोध किया है?
तो उन्होंने प्रभाववाद का विरोध किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ट के अनुसार साहित्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नैतिक और सांस्कृतिक सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मैथ्यू अर्नोल्ट ने साहित्य में किस प्रकार की भाषा का समर्थन किया है? तो जटिल और कठिन, सरल और स्पष्ट, प्राचीन और क्लासिक, या फिर आधुनिक और संक्षिप्त। तो सरल और स्पष्ट भाषा की इन्होंने बात कही है। अर्नोल्ड के अनुसार साहित्यिक आलोचना का कार्य क्या है? तो साहित्यिक आलोचना करने से नैतिक मूल्यों का विश्लेषण हो सके, वही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। 17वां नंबर का सवाल है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कल्चर एंड एनार्की में किस बात पर जोर दिया है? उनकी किताब है कल्चर एंड एनार्की, उसमें उन्होंने बात की है सामाजिक और नैतिक सुधार पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 18वां नंबर का सवाल है, अर्नोल्ड के अनुसार कविता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कविता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो नैतिक और सांस्कृतिक सुधार कविता है वो लाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 19वां नंबर का सवाल है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने साहित्यिक आलोचना में किस सिद्धांत का समर्थन किया है? प्रभाववाद का, या फिर संरचनात्मकवाद का, या फिर नैतिक आलोचना का, यथार्थवाद का? तो वो नैतिक आलोचना है, आप देख रहे हो, जिससे सांस्कृतिक विकास हो सके। अर्नोल्ड के अनुसार साहित्यिक रचना की गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जानी चाहिए? तो वो तुलनात्मक होनी चाहिए, ठीक है? और कैसी तुलनात्मक होनी चाहिए? जो नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव दे सके, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। 21वां नंबर का सवाल है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने साहित्यिक आलोचना में किस पद्धति का विरोध किया है? तो वो प्रभाववाद का विरोध किया है। काफी विरोध करते हैं, मैं जो नोट्स दिया हूँ उसमें ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अर्नोल्ड के अनुसार कविता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो उसका प्रभाव, कि आखिर नैतिक मूल्यों पर उसका क्या प्रभाव जा रहा है, ठीक है? ये सबसे उसका महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर की खोज कर रही हैं। नैतिक संदेश तो होगा ही, लेकिन प्रभाव ही तो होगा जो नैतिक संदेश दे। नैतिक संदेश जो होगा वो क्या होगा? वो प्रभाव ही तो होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सही। मैथ्यू अर्नोल्ड ने सर्वश्रेष्ठ साहित्य के गुण क्या बताया है? तो सर्वश्रेष्ठ साहित्य वह होगा जो नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आप देख रहे होगे कि क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेजेस बस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो अर्नोल्ड के साहित्य सिद्धांत के अनुसार साहित्य का समाज में क्या महत्व है? साहित्य का समाज में महत्व है, मनोरंजन भी वो साधते हैं, लेकिन नैतिक और सांस्कृतिक जो प्रोत्साहन है वो सबसे जरूरी होता है। आपने जब नोट्स पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस साहित्यिक तत्व को सबसे अधिक महत्व दिया है? तो वो नैतिकता पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अर्नोल्ड के अनुसार साहित्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो नैतिक और सांस्कृतिक सुधार करना। 27वां नंबर का सवाल है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने साहित्यिक सिद्धांत में साहित्यिक आलोचना का कार्य क्या है? तो लेखक की जीवनी नहीं, साहित्य रचना के नैतिक मूल्यों का विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। 28वां नंबर का सवाल है, मैं जल्दी जल्दी देख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं, आसान से सवाल होते हैं सब। मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस सिद्धांत के तहत साहित्यिक आलोचना का मूल्यांकन किया है? तो वो नैतिक आलोचना हो गया, संरचनात्मकवाद हो गया, सांस्कृतिक आलोचना हो गया। तो सांस्कृतिक आलोचना में किया है। ऑप्शन नंबर डी। पहले भी ये सवाल आ चुका है। अर्नोल्ड के अनुसार कविता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राजनीतिक जागरूकता बढ़ाती है, सामाजिक समस्या का समाधान करती है, नैतिक और सांस्कृतिक सुधार आती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर का सवाल है, मैथ्यू अर्नोल्ड का साहित्यिक आलोचना में किस आधार पर विरोध किया है? तो वो किस आधार पे? तो प्रभाववाद के आधार पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड है, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 24 दिसंबर 82। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ऑक्सफोर्ड से की थी। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1849 में। मैथ्यू अर्नोल्ड का काव्य संग्रह एसे इन क्रेसेस्टेज में कब प्रकाशित हुआ था? तो 1865 ईस्वी में। इतनी डेट्स आपको याद नहीं रखनी है। मैथ्यू अर्नोल्ड किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री के पद पर नियुक्त थे? तो वो ऑक्सफोर्ड में नियुक्त थे। मैथ्यू अर्नोल्ड किस प्रकार की काव्य की रचना करते थे? तो नाटक करते थे, कविता करते थे, स्वच्छंदवादी काव्य करते थे, धार्मिक है, या फिर महाकाव्य? तो स्वच्छंदवादी काव्य। ऑप्शन नंबर सी। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, शिक्षा, आनंद, या फिर धर्म? तो वो आनंद प्राप्त करवाना। मैंने आपको बताया है, आनंद पे ही बात वो करते हैं। उसका प्रयोजन क्या है, ठीक है? काव्य का मुख्य उद्देश्य मतलब काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार आलोचना के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। मैंने बताया है कि एक जो आलोचक होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार आलोचना के प्रकार ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिगत, वास्तविक। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही सही होगा, ऐतिहासिक, व्यक्तिगत और वास्तविक। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार काव्य किसकी आलोचना करता है? समाज की, जीवन की, धर्म की, या फिर राजनीति की? तो जीवन की आलोचना है काव्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैथ्यू अर्नोल्ड ने काव्य को किसके समक्ष माना है? विज्ञान, धर्म, दर्शन, या फिर राजनीति? तो उन्होंने कहा है कि विज्ञान को भी रिप्लेस कर सकता है काव्य। ऐसी बात उन्होंने कही क्योंकि वो समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था यूरोप में और विज्ञान काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो ऐसा कहा गया कि काव्य का युग अब खत्म हो चुका है, अब विज्ञान का युग
आ चुका है। इस कारण से वो इतने एक्सट्रीमिस्ट होकर भी उन्होंने कहा था कि जो काव्य है वो विज्ञान के भी स्थान ले सकता है, क्योंकि हृदय को संतुष्टि कब मिलेगी तो वो काव्य से ही मिलेगी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस रोगी और विक्षिप्त घोषित किया था? किसे रोगी और विक्षिप्त? तो वो स्वच्छंदवादी जो कवि थे उनको रोगी और विक्षिप्त घोषित किया था। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार सर्वश्रेष्ठ साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? तो आनंद प्राप्त करवाना, ऑप्शन नंबर सी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस गुण को काव्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है? तो वो विज्ञान का युग। ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार काव्य का विषय क्या होना चाहिए? प्रेम, समाज, या फिर आपको जीवन या धर्म? तो जीवन, जीवन की आलोचना ही उन्होंने कहा है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने काव्य को किसके साथ तुलना की है? तो वो विज्ञान के साथ तुलना की है। ये ऑप्शन नंबर गलत है, चित्रकला। ठीक है, ये विज्ञान आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार काव्य में किसका महत्व है? तो वो नैतिकता का महत्व है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार किस काव्य को श्रेष्ठ माना जाता है? तो जो पाठक को आनंद प्राप्त करवा दे, क्योंकि आनंद की ही तो बात कही गई है। काव्य का प्रयोजन पूछ रहा है यहाँ से वाला कि मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार जो काव्य है वो किस तत्व पर जोर देते हैं? कल्पना पे, नैतिकता पे, मनोरंजन पे, शिक्षा पे? तो वो नैतिक होना चाहिए जिससे सांस्कृतिक सुधार हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मनोरंजन भी होगा लेकिन नैतिकता पे ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार आलोचना का क्या उद्देश्य होता है? तो साहित्य का अध्ययन करना, समाज की समस्याओं का उजागर करना, जीवन के उच्च और गंभीर विचारों को शामिल करना, या फिर राजनीतिक मुद्दों पर समाधान करना? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा, जीवन के उच्च और गंभीर विचारों को शामिल करना। मैथ्यू आर्नोल्ड नंबर का सवाल है कि मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार काव्य में किसका अभाव नहीं होना चाहिए? तो कल्पना का, वास्तविकता का, नैतिकता का, या फिर मनोरंजन का? तो उसमें नैतिक का अभाव नहीं होना चाहिए। जब तक नैतिकता नहीं होगी तब तक वह काव्य नहीं कहा जा सकता। इनके अनुसार मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस काव्य को सच्चा काव्य माना है? तो वो जीवन की आलोचना जो करे वही सच्चा काव्य कहलाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने काव्य को किसे अनिवार्य तत्व माना है? तो आनंद, शिक्षा, नैतिकता? तो नैतिकता पे बात करिए, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 54वां नंबर का सवाल है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस काव्य का मुख्य उद्देश्य बताया है? तो वो आनंद प्राप्त करवाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस दृष्टिकोण को देखा है? नैतिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक, या फिर राजनीतिक? तो नैतिक दृष्टिकोण। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार आलोचना का सही प्रकार कौन सा है? तो वो वास्तविक आलोचना की बात करते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन नहीं, ये नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक आलोचक। 3 प्रकार की आलोचना मैंने बताया था, पीडीएफ में आपने पढ़ा होगा। मैथ्यू आर्नोल्ड ने काव्य को किससे मुक्त बताया है? तो वो शिक्षा से उन्होंने मुक्त बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार काव्य में किसका होना अनिवार्य है? तो नैतिकता, कल्पना, मनोरंजन, शिक्षा? तो नैतिकता का होना अनिवार्य है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस प्रकार के काव्य की आलोचना योग्य माना है? तो वो जो ऐसे काव्य जो नैतिक हो। मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसे काव्य का अंतिम लक्ष्य माना है? तो आनंद प्राप्त करवाना ही अंतिम उनका लक्ष्य होता है। मैथ्यू आर्नोल्ड का काव्य आलोचना में मानवतावाद जो है वो कैसा है? तो वो विशेषणीयता पे वो जोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मैथ्यू आर्नोल्ड की काव्य आलोचना के अनुसार किस तत्व की गुणवत्ता कविता के मानवतावादी स्वरूप को बढ़ाती है? तो उदारता, सरलता, सजीवता, या फिर अनुभव? तो वो सजीवता बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अर्नोल्ड के अनुसार कविता की समाज निर्माण शक्ति का अध्ययन किससे होता है? तो वो उपमान से, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मैथ्यू आर्नोल्ड की काव्य आलोचना में किसे काव्य रस निर्माण में महत्वपूर्ण माना गया है? तो रसवादी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड को काव्य आलोचना सिद्धांत किस साहित्यिक आंदोलन के विरुद्ध है? तो वो प्रभाववाद के विरुद्ध है। 66वां नंबर का सवाल है, मैथ्यू आर्नोल्ड का काव्य आलोचना में व्यापक का मतलब क्या होता है? तो कवि के सामाजिक प्रभाव पे बात करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बी ऑप्शन आंसर बनेगा। 67वां नंबर का सवाल है, आर्नोल्ड के अनुसार कविता का असली उद्देश्य क्या है? तो वो शिक्षा, कामना, धार्मिक, मनोरंजन? तो वो मनोरंजन करना है और नैतिक शिक्षा भी देना है। तो यहाँ से ये तो ऑप्शन गलत होगा, मनोरंजन ही यहाँ से सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैथ्यू आर्नोल्ड का काव्य आलोचना में किसे साहित्य का राष्ट्रीयता उपदेश माना है? तो साहित्यिक आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर सी। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा फिर से गलत है, ये मनोरंजन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। शिक्षा भी है लेकिन मनोरंजन ज्यादा है। आर्नोल्ड के काव्य आलोचना सिद्धांत में स्पष्टता के लिए प्रशंसा करता है, तो वो सरलता, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो हमने पूरा 70 क्वेश्चन इनको देख लिया, और इनके जो इम्पोर्टेंट जो इनके थ्योरी पार्ट थे जो जरूरी थे आपके लिए, वो भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दिया था। ठीक है। बाकी आपको ये यदि पीडीएफ वाला बैच ज्वाइन करना है तो उस संदर्भ में यहाँ पे जानकारियाँ सारी दी गई है। 3 प्रकार के हमारे पास ग्रुप चलते हैं। ये है जीके जीएस पेड ग्रुप, जिसमें हम आपको 100 सेट करवाते हैं जीके जीएस का, 50 क्वेश्चन ईच में।
दूसरा झारखंड जीके है, जिसमें हम 5000 प्लस झारखंड जीके करवाएंगे। और थर्ड जो है वो जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का है, इसका फी 199 है। कई लोग पूछ रहे थे। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये मेरा नंबर है 94 71 96 58 40, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे इस संदर्भ में आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।